डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का जम्मू कश्मीर दौरा। मुरुगन ने अवंतीपुरा में मत्स्य पालन प्रणाली केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को विकास के मार्ग पर बढ़ने की मिलेगी प्रेरणा। देशावरी पान की खेती करने वाले किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार का तोहफा। सरकार ने पान की खेती को जोड़ा फसल बीमा योजना के साथ। पान की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान पर होगी भरपाई। देश में कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोयला मंत्रालय की निगरानी समिति ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बवाना और प्रगति केंद्रों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। और दुनिया भर में कई देशों में ऊर्जा संकट। लेबनान में कई दिनों से बिजली गुल। बढ़ती ईंधन लागत के कारण ब्रिटिश कारखानों में लग सकते हैं ताले। सूडान बंदरगाह की नाकाबंदी की वजह से तेल और गेहूं की आपूर्ति कई इलाकों में बाधित। और अब सभी खबरें विस्तार से। सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर शनिवार को श्रीनगर पहुंचे। मुरुगन केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम पहल के अंतर्गत दौरे पर हैं। मुरुगन ने अवंतीपुरा में मत्स्य पालन प्रणाली केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत युवा उद्यमी हिना पैरे ने विकसित किया है। इस मौके पर डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि इस पहल से जम्मू कश्मीर के युवाओं को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। Unique project, we are visiting this. Yes, our Nari and Sakti, who are entertaining women entrepreneurs also. Our first entrepreneur in this valley, she set up this unit. She is in graduate. She is studying in BBA. So while she is studying, she become an entrepreneur, and she is developing this unique project here under the Prime Minister Matsya Sampada Yojana. केंद्र ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बवाना और प्रगति केंद्रों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली मंत्रालय में सचिव आलोक कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। आलोक कुमार ने यह भी बताया कि एनटीपीसी को दिल्ली के दादरी और झज्जर केंद्रों के लिए राष्ट्रीय औसत के बराबर कोयला भंडार बढ़ाने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली सचिव ने कहा कि दिल्ली बिजली वितरण कंपनियां दादरी 1 से बिजली नहीं ले रही हैं क्योंकि वे 25 वर्षों बाद बिजली खरीद समझौते से अलग होना चाहती हैं। इन कंपनियों को बिजली लेने का परामर्श दिया गया है। इस बीच कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयी उपसमूह सप्ताह में 2 बार कोयला स्टॉक की स्थिति की निगरानी कर रहा है। कोयले के स्टॉक के प्रबंधन और कोयले के समान वितरण को सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए बिजली मंत्रालय ने 27 अगस्त को एक कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया। कोयला मंत्रालय और CIL ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद हर रोज 1.7 मीट्रिक टन को कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे निकट भविष्य में बिजली संयंत्र में कोयले के भंडार के क्रमिक निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है। कोयले की आपूर्ति के साथ साथ बिजली की स्थिति में भी सुधार होने की उम्मीद है। और आइए अब देखते हैं कैसा रहा देश भर की मंडियों का हाल। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है।
साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 13,09,000 टन बढ़कर 14,80,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,70,351 टन का ही हुआ था। वहीं खाद्यान्न की कुल पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी साल 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सीमित रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में 8 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,815 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके भाव में 120 रुपए का उछाल आया और भाव 1,935 रुपए पर पहुंच गया। इसी राज्य की धोराजी मंडी में 9 अक्टूबर को गेहूं के सौदे 105 रुपए टूटकर 1,890 रुपए पर हुए, जबकि 8 अक्टूबर को यहां इसका भाव था 1,995 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 8 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,908 रुपए, जो कि 9 अक्टूबर को 87 रुपए बढ़कर 1,995 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की सूरतगढ़ मंडी में 8 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,839 रुपए, जो कि 9 अक्टूबर को 44 रुपए की तेजी के बाद 1,883 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की बबराला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 20 रुपए की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,820 रुपए, जो 9 अक्टूबर को 1,800 रुपए हो गया। कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत खरीफ दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तुर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान तुर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 8 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव था 5,500 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,600 रुपए पर, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 50 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 9 अक्टूबर को यहां साबुत अरहर का भाव रहा 5,750 रुपए, जो 8 अक्टूबर को 5,800 रुपए था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में साबुत अरहर के भाव में 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 8 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव था 6,400 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदे 6,500 रुपए पर हुए। वहीं केरल की पालक्काड़ मंडी में दोनों दिन अरहर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 8 अक्टूबर को इसका भाव रहा 10,600 रुपए, जो कि 9 अक्टूबर को भी 10,600 रुपए पर बरकरार रहा। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि मूंग की बुआई में कुछ कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं अरहर का रकबा भी बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 50 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 48,18,000 हेक्टेयर थी।
सूडान का प्रमुख बंदरगाह आदिवासी प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण तीसरे सप्ताह भी बंद है। देश के प्रमुख बंदरगाह के बंद होने की वजह से तेल और गेहूं की आपूर्ति अन्य इलाकों में बाधित है। आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन के कारण सूडान में तेल का संकट पैदा हो गया है। सूडान में पहले से ही बिजली की आपूर्ति की स्थिति औसत रही है और इस नए संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा है। राजधानी खार्तूम में ब्रेड की मांग को लेकर लंबी कतारें देखने को मिली और आयातित आटे की किल्लत देश में देखने को मिल रही है। सरकार ने देश के उत्तरी हिस्सों में दोबारा गेहूं की आपूर्ति करने की बात कही है। कई जगहों पर डीजल की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे ने सूडान सरकार का समर्थन किया है और बातचीत के जरिए दोनों पक्षों को समस्या का समाधान तलाशने की अपील की है। और दुनिया की अर्थव्यवस्था में कृषि में अहम योगदान देने वाला ब्राजील इन दिनों भयंकर सूखे की समस्या से जूझ रहा है। कम बारिश से किसानों की उपज को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से उनकी निर्भरता महंगी थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर बढ़ गई है। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर निर्भरता के कारण देश में महंगाई भी बेलगाम हो गई है और उस पर अंकुश लगाना सरकार के लिए कठिन होता जा रहा है। बांधों में पानी की कमी के कारण सरकार लोगों से बिजली का किफायती तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की कटौती करने से इनकार किया है। साओ पाउलो में जल आपूर्ति व्यवस्था मात्र 29% बच गई है, जो कि पिछले 5 सालों में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। पर्यावरणविद इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं और सरकार को इस दिशा में सचेत होने की चेतावनी के साथ साथ उचित कदम उठाने की भी अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पान की खेती करना अब फायदे का सौदा होगा, क्योंकि यूपी के महोबा जिले के सुप्रसिद्ध देशावरी पान की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने एक साथ 2 सौगातें दी हैं। जीआई टैग के बाद अब योगी सरकार ने इसकी खेती को फसल बीमा योजना से भी जोड़ दिया है। ऐसे में अगर पान की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है तो किसान इस योजना के जरिए आर्थिक लाभ के भी हकदार होंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला के सुप्रसिद्ध देशावरी पान की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने एक साथ 2 सौगातें दी है। जीआई टैग के बाद योगी सरकार ने अब इसकी खेती को फसल बीमा योजना से जोड़ दिया है। ऐसे में अगर पान की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है तो किसान इस योजना के तहत आर्थिक लाभ के हकदार होंगे। सरकार के इस फैसले के बाद पान की खेती करने वाले किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। किसानों का कहना है वैसे भी पान की खेती में काफी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सरकार के फैसले से अब उन्हें फसल बीमा योजना से कुछ राहत मिल सकेगी। पहले तो ठंड आंधी में बरेजे गिर जाती थी, ठंड पड़ जाती थी, सूख जाती थी अधिक, और ये आग लगती थी। दुनिया के ये देवी आपदा और ज़्यादा गिरती थी, इसमें फसल बहुत नुकसान होता था। मगर किसी भी सरकार ने इसमें बीमा नहीं किया, पहले ही से ये चला रहा है। मोदी सरकार ने ये बीमा की कार्यक्रम किए, इसमें सरकार को बहुत धन्यवाद और किसानों को इसमें फ़ायदा होगा। महोबा का देशावरी पान पहले दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित दुनिया के दर्जनों देशों में काफी पसंद किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ अब यह देश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, मुंबई तक जाता है। लखनऊ, पीलीभीत, रामपुर, बरेली जैसे स्थानों पर भी इसके पत्ते की काफी मांग है। पहले महोबा में पान का प्रतिवर्ष का कारोबार 5 से 7 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब ये घटकर 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक ही रह गया है। कि मोदी जी, योगी जी ने अगर ये फसल योजना चलाई है तो इसमें जैसे जल जाते थे, ये गिर जाते थे, अब ओले गिर जाते थे तो इसमें कुछ नहीं मिलता था। अब योगी जी कुछ पैसा रुपया देगा, कुछ तो करेंगे। इसमें महोबा का पान ये खासियत है कि ये कुछ कड़ापन होता है इसमें और कड़ऊ टाइप का होता है, और ये मुँह में डाले तो घुर जाता है। ये शासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और जिसकी पान किसानों की वर्षों से इंतजार था वो सरकार ने मानी है। हम सरकार की सराहना करते हैं। नहीं, फसल बीमा योजना बहुत ही पान किसानों के लिए फ़ायदेमंद की चीज़ है, लेकिन जो हमारे यहाँ आग लगा देते थे लोग, ओलावृष्टि होती थी, अतिवृष्टि होती थी, सूखा पड़ जाता था, उससे
लोगों को निजात मिल रही है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम सेवक चौरसिया ने बताया कि 2 दशक पूर्व महोबा जिले में 800 एकड़ में पान की खेती होती थी, लेकिन अब यह सिमटकर 50 एकड़ में रह गई है। जीआई टैग के बाद अब योगी सरकार ने इसकी खेती को फसल बीमा योजना से जोड़ दिया है। ऐसे में अगर पान की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है तो किसान इस योजना के तहत आर्थिक लाभ के भी हकदार होंगे। हमारे जो महोबा के देसी पान की जो पहचान है उससे इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, किसानों का भी फ़ायदा होगा। और इससे जो है क्या है कि इसकी एक तरह से जो आजकल के आधुनिक युग में हर आइटम की जो विशिष्ट आइटम है उनकी जो पहचान मिलती है, उसी तरह से हमारे महोबा के देसी पान की पहचान मिली हुई, और इसके लिए जो है हमारे किसानों को काफ़ी अच्छा मूल्य भी मिल सकता है। पान की खेती वाले किसान इस फसल को फसल बीमा योजना से जोड़ने के लिए काफी समय से मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब पान की खेती करने वाले किसान फसल बीमा योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। फसल खराब हो जाने की स्थिति में इन किसानों को 7.5 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज अब देखते हैं कैसा रहेगा मौसम का हाल और किसान इस बदलते मौसम के मुताबिक कैसे करें अपनी खेती किसानी। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान पक चुकी धान की कटाई कर ले, साथ ही यहाँ के किसान मक्का की कटाई भी जारी रखें। जम्मू कश्मीर के किसान तोरिया की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अभी के समय पालक, मेथी और धनिया की बुआई भी करें। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मूंग और उड़द की कटाई कर ले। घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में परिपक्व धान की कटाई जारी रखें। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसान धान की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान लहसुन की बुआई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश में मटर, मूली, गाजर और शलजम की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान पालक और मेथी की बुआई भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई कर ले। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई अंचल में किसान मक्की की कटाई कर ले। साथ ही सरसों और आलू की शुरुआती किस्मों की बुआई करें। पहाड़ी इलाकों में धान की कटाई कर उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए देखते हैं कि किसान कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती और इससे कैसे वो मुनाफा कमा सकते हैं। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है।
अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का जम्मू कश्मीर दौरा। मुरुगन ने अवंतीपुरा में मत्स्य पालन प्रणाली केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, जम्मू कश्मीर के युवाओं को विकास के मार्ग पर बढ़ने की मिलेगी प्रेरणा। देशावरी पान की खेती करने वाले किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार का तोहफा। सरकार ने पान की खेती को जोड़ा फसल बीमा योजना के साथ। पान की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान पर होगी भरपाई। देश में कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोयला मंत्रालय की निगरानी समिति ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बवाना और प्रगति केंद्रों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। और दुनिया भर में कई देशों में ऊर्जा संकट। लेबनान में कई दिनों से बिजली गुल। बढ़ती ईंधन लागत के कारण ब्रिटिश कारखानों में लग सकते हैं ताले। सूडान बंदरगाह की नाकाबंदी की वजह से तेल और गेहूं की आपूर्ति कई इलाकों में बाधित। तो इसके साथ ही किसान समाचार के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। वैल्यू सिस्टम सिखा